कुछ जो कुछ हाँ बिल्कुल नु कहूँ जी इसे तो हम 16 पूछा लेंगे पर तुम इसे गिराने का जाम करो पर्ची तो 50 क्विंटल में लगा रखी 3 कहाँ गिरेंगे इसे भी बता दो ये हम साहब बैठे तो पूछ के बता दो इसे तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से तब पुराना माने हमारी बात का हम पूरा बता लेंगे 16 काल लेंगे इन तक बुझो गिरोगे कहाँ हाँ इन तक बुझ लो गिरोगे कहाँ जी हाँ जम के कुकर आओगे अब जा देखो पहले मैं उनके वाली बात में जवाब दूं फिर आप बोलेगा मैं दूंगा हाँ जी हाँ बताओ। स्वागत है जी सभी का मेरे YouTube चैनल एम के बाजान में। तो भाइयों कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाइयों आज मैं आया हूँ किसान गोष्ठी सम्मेलन में जो कि भोराकला समाज सेवक स्कूल में होने जा रही है अभी थोड़ी देर में। तो मैं दिखाता हूँ आपको सामने की तरफ कैसे कैसे कुछ मैंने यहाँ पे गन्ने की प्रजाति को देखी। गन्ना अलग अलग प्रजाति के आए हुए हैं यहाँ पे किसान लेकर। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सामने की तरफ। गोष्ठी सम्मेलन है समाज सेवक भोराकला में। ये शुगर मिल खतौली की तरफ से लगाया हुआ है। लोग जो किसान है वे पहुँचने शुरू हो चुके हैं अभी। ये देखो सामने की तरफ किसान बैठे और ये देखो भाई डेकोरेशन लग रही करने, ये देखो। और उस तरफ सामने की तरफ गन्ने की अलग अलग प्रजाति आई हुई है। तो मैं आपको उस साइड में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको अलग अलग प्रजाति आई हुई है गन्ने की आज। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये देखो मैं दिखा दूँ आपको गन्ने की प्रजाति दिखा दूँ मैं आपको। ये देखो ये देखो 9804 साइड में लगा हुआ है गन्ना और ये साइड में है अभी 0118। ये देखो काफ़ी गन्ने की ऊंचाई देखो 0118 की। और ये सामने है 0238। ये देखो जिस किसान के भाई के खेत में है तो वे आज लाए हैं। और ये 15023 ये भी गन्ना ठीक है। मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। ये देखो ये है 15023। ये देखो गन्ने की ऊंचाई काफ़ी। और ये 38 है 238 और 0118। और ये यहाँ पे साइड में दिखा दूँ आपको 9804। ये कुछ गन्ने की प्रजाति है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में किसान भाई पहुँचने का काम चल रहा है किसानों का। और देखो थोड़ी पुलिस आने चालू होगी। तो भाई काफ़ी सम्मेलन है। और देखो गांव से बब्बू भाई तो आदमी आने लग रहे हैं भाई किसान। तो बने रहे वीडियो के एंड तक का आप। और मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये सर कुछ कह रहे हैं, इनके सुनो एक बार क्या बोल रही। रासायनिक खाद यूरिया पोटाश गिर के डाल के उसमें परत लेंटर गिर गया, लेंटर 4-5 इंच गहरा सही। उसके तले में जड़ जाती वही मुरझट बढ़ेगा। जहाँ अगर कोई पक्की चीज आ जाएगी तो पेड़ की भी जोड़ो उनसे मुड़ रहे, वो भी ऐसे ही। अगर उसको नीचे तक जितनी गहराई तक वो जाएगी, जितनी दूर तक उसका फैलाव होगा, उतनी जमीन से पोषक तत्व मिलेगी। हमारे पास केवल हम यूरिया गिर रहे और ये पोटाश गिर रहे, डाई गिर रहे। जो थोड़ा जागरूकता हो जिंक और सल्फर गिर रहे, इसके अलावा कोई चीज हम नहीं गिरते। जबकि 16 पोषक तत्व चाहिए, बाकी कहाँ से ले रहे? वो लेगा तो जमीन से ही। और जमीन से उसका माध्यम है जड़। जितना जड़ का विकास होगा, जितनी ज्यादा जड़ का फैलाव होगा, जितनी भूमि तक चली जाएगी, उतना खींच के उस पौधे को दे देगी। स्वास्थ्य का एक कारण ये है। दूसरा देसी वाली खाद है। देसी खाद अगर हम उपजा 15-20 बीघे जो हम बुआई करें, उसमें हम अगर देसी खाद की अपने घर से पूर्ति करने की सोचे तो जानवर इतने है नहीं, पूर्ति होना मुश्किल है।
बिल्कुल सही बात है भाई। हर साल में इतनी पूरी नहीं रही पड़ी जो ये 2 बार निकली। उसका तरीका सिर्फ एक है कि जो हम गन्ने की बुआई के समय खोड़ काटे, उस देसी खाद को हम सारे खेत में ना घेर के जो खरपतवार लगे या कुछ लगे तो जो हमारे खोड़ है, डॉक्टर साहब पहुंच गए भाई। डॉक्टर अशोक जी और जीएम के हमारे कुलदीप राठी जी। तो भाई मिल के जीएम और डॉक्टर है कोई, ये पहुंच गए। अभी गोष्ठी से मिलन आरम्भ होगा। मैं रोज ही करूँगा बस इसे अपने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर विकास मोदी आपके बीच में जो हमारी भी बात हुई थी उसको विस्तार पूर्वक। और किसान भाई ये देखो काफ़ी किसान आ रहे। डॉक्टर विकास मोदी धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित त्रिवेणी शुगर मिल खतौली के जिले हेड साहब, जीएम केंद्र साहब, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बसंतकालीन गन्ना बुआई के बारे में चर्चा करने के लिए। चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न आपके मन में आए आप तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, बल्कि अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए आपके मन में जिज्ञासा हुई है, इसीलिए आपने प्रश्न पूछा है। जो भी प्रश्न आपके मन में हो आप तुरंत हाथ खड़ा करके पूछें। जो बसंतकालीन गन्ना बुआई है उसका कुछ संबंध जो इस समय परिवेश में देखने को मिल रहा है तो बोरर से भी है। अगोला बेधक आपके यहाँ पर प्रभावित है, अगोला बेधक से, छोटी बेधक से कीड़ा लगा है गोब में या नहीं? खूब लगा है। उसका क्या इलाज क्या किया है? इलाज पाया नहीं? हाँ जी, हैरो चला दे। हाँ नहीं, चीजें मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है कि उसका इलाज नहीं मिला, दवाई ठीक से नहीं लग पाई, समय से नहीं लग पाई, कोई ना कोई कारण रहा है कि जो इस अवस्था में आ गया कि जो आपके उत्पादन को बड़ी भारी नुकसान उसमें पहुंचाया है, उत्पादन को बड़ी भारी कमी लाया है। जो मेरा अनुमान है कम से कम 20 से 25% हर किसान का उत्पादन कम हुआ। जो आप लोग 50, 60 या 70 कुंटल बीघे का निकालते थे उनकी बात 50, 40, 45 पर है। हाँ जी, लागत बढ़ गई, उत्पादन कम हो गया। तो लागत बढ़ने का कारण है कि उसका ठीक से बार बार उपचार करा लेकिन बात नहीं बनी, तो वो लागत बढ़ गई। अच्छा, लागत बढ़ने का एक कारण और भी है। ये देखो भाई रोग के साथ लागत बढ़ने का एक कारण और भी है। वो लागत बढ़ने का कारण है हमारी जागरूकता में कमी। जैसे आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, गन्ने का हाल भाई। हाँ, लेकिन हर खेत में तो है। ये ले आए, आपके खेत में तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है गन्ने की गोष्ठी है, चाहे शुगर मिल वाले करवा रहे, चाहे वैज्ञानिक आए ना आए, कोई ना कोई तो एक्सपर्ट आएगा, गोष्ठी है कुछ तो होगा ही। लेकिन गोष्ठी के नाम पे हम लोग नहाए धोए अच्छे से और अपना सफेद कुर्ता पजामा पहना, वो पिछले करीब से घिसकी और चल दी, चाहे गन्ने की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे किसी और अन्य विभाग की हो, चाहे जिले स्तर की हो, चाहे यहाँ गाँव के स्तर की हो, हमें गोष्ठी में जाना है हाथ हिलाते हुए, हमें दुकान पे जाना है हाथ हिलाते हुए। हमें वैज्ञानिक एक बीघे में कितना उत्पादन निकलता है गन्ने का? 80 कितना कुंटल निकलता है? 40-50 कुंटल, 50-60 कुंटल, 100 कुंटल भी निकला है और 30-40 भी निकलता है। भाई वीडियो बना रहा है, मेरे वीडियो बनाने का क्या मत बनाता रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे नाम से YouTube पर जाएगा या Google पर जाएगा, डॉक्टर विकास कुमार मलिक डाल लगा, अपने आप सारी वीडियो खुल जाएगी। नहीं सर पता है मुझे। हम लोग यहाँ पर बिंदुवार एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो उत्पादन 40 कुंटल 30 कुंटल बीघे का ले रहा है वो भी हमारा किसान है, जो 100 कुंटल बीघे का ले रहा है वो भी हमारा किसान है।
वो भी यही इसी गांव का है, इसी क्षेत्र का है। परिवर्तन कहाँ है? परिवर्तन है जागरूकता में, परिवर्तन है समय पे चीजें लगाना। जमीन में थोड़ा और जब तक कार्य चलेगा तब तक यहाँ है। बुआई से शुरू करते हैं। 3-4 बातें मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉप बुरर पर चर्चा करेंगे। मैं इसलिए पहले आप लोगों से मैत्रीपूर्ण भाव से इसलिए बात कर रहा ताकि आपके मन में जो प्रश्न आ जाए आप मेरे से प्रश्न पूछ सको। इसलिए दोनों एक लेवल में लाने की बात थी, ताकि आप मेरे से हेजिटेट ना करो कि जो भी आपके मन में प्रश्न आया आप अब या उसी स्तर पर आगे कि आप मेरे से प्रश्न पूछ सको। हम बुआई से बात करते हैं। 0238 जैसी वैरायटी कोई नहीं है, बशर्ते इसको सावधानी से लगाया जाए। दूसरी शर्त, इस वैरायटी जैसा उत्पादन देने की क्षमताएं अन्य वैरायटियों में नहीं है, लेकिन इस वैरायटियों के साथ में 4-5 चीजें करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें बुआई के समय सावधानी बरते। दूसरा, 38 वैरायटी का क्षेत्रफल बेहद ज्यादा हो गया है। निवेदन है इसके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का भी इस्तेमाल किया जाए। आपके पास 20 बीघे जमीन है, 20 बीघे में से 15 बीघे में, 12 बीघे में, 13 बीघे में 38 ही लगाओ, बेहद अच्छी वैरायटी है, नो डाउट। बट इसके अलावा 118, 15023, 14201, 13235 अन्य वैरायटियां भी लगाओ। हमने तो ऐसा सिस्टम बना दिया, मोनोकल्चर तो पहले ही है। मोनोकल्चर मतलब गन्ने में गन्ना तो पहले से ही है, गन्ने में गन्ना, गन्ने में गन्ना, उसके बाद और गन्ने में गन्ना में 38 ही, उसके अलावा विकल्प ही नहीं छोड़े। एक ही खेत में गन्ना भी लग रहा है, 38 वैरायटी लगनी। हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, सारे लोगों को दावत में न्योता दे दो, और यदि सारे ही मीठा खाने वाले पहुंच गए तो मीठे वाली प्लेट तो खा ली, पनीर वाली जो भी तो रखी रहेगी। हमें संतुलन बनाना है। यहाँ पर हो सकता है जो मीठे वाले कुछ हो जाएंगे, कुछ नमकीन वाले हो जाएंगे, पनीर खाने वाले, तो सबका बैलेंस बनेगा। आप अपने खेत में 38 वैरायटी लगा रहे हो, वो जमीन में से कुछ चुनिंदा पोषक तत्व, उदाहरण के लिए वो मैग्नीज ज्यादा उठाती है, आप बार बार 38 लगाई, बार बार मैग्नीज वो उठा रहा है, बार बार 38 लगाई, मैग्नीज की डेफिशिएंसी होगी अन्य पोषक तत्व जो कि क्यों है। और यदि आपने प्रजातियां बदलाव कर दिया, अब तक हम फसल विविधीकरण की बात करते थे, मैं कहता हूं फसल विविधीकरण के साथ साथ प्रजातीय विविधीकरण भी हो। जिस खेत में 2 बार 38 लगा दी, पौधा पेडी, अब की बार उसमें 118 लगा दो, 15023 लगा दो, पौधा पेडी ली, उसके बाद फिर 238 लगा दो, कोई आपत्ति नहीं है, ताकि 2 साल तक उससे उस प्रजाति के कारण दूसरे पोषक तत्व उठाएगी। वो हो सकता है वहां से मैग्नीज के बजाय बोरोन, सल्फर ज्यादा उठा ले, तो आपकी जमीन में मैग्नीज की उपलब्धता दोबारा से हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो जमीन में जीवाश्म कार्बन को डिकम्पोज करके वहां पर पोषक तत्वों की उपलब्धता कराते रहते हैं। इसलिए प्रजातीय बदलाव बेहद जरूरी है। 38 के अलावा आप 118 वैरायटी बेहद अच्छा उत्पादन देने वाली है। जैसे 0238 उत्पादन देती है, ऐसे ही 118 उत्पादन देती है। इसके साथ चीज ये है कि कुछ किसान कहते हैं कि इसकी पेडी कम होती है, पेडी फुटाव कम होता है। उस दशा में पेडी फुटाव कम होता है जब आप सर्दियों में इसकी कटाई कर देंगे। यदि कम तापमान पर इसकी कटाई कराओगे तो वहां पर इसका फुटाव कम होगा। उस समय इसका RMD चलाकर, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस चलाकर उसके ऊपर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एक हार्मोन का स्प्रे करते हैं, तो निश्चित रूप से दोबारा से बेहद अच्छी पेडी फूट के आएगी। इसके अलावा दूसरा विकल्प 15023 बेहद अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के अंदर पिक नहीं है, बीच से थोती नहीं है, इसलिए कट टू क्रश, जिस दिन गन्ना कटेगा मिल में सप्लाई होगा, वजन में गिरावट बेहद कम आएगी। वजन में गिरावट नहीं आती है क्योंकि जो वैरायटी बीच से सॉलिड होती है उस वैरायटी। हाँ, मैं नहीं उस पर आ रहा हूं। आधा तो इसलिए खड़ा क्योंकि इसमें चीनी ज्यादा है, और चीनी ज्यादा है तो खुशबू अच्छी आवे, तो जंगली जानवर भी आवे। लेकिन वो जंगली जानवर उस कंडीशन में ज्यादा आते हैं जब वो मात्रा में कम है। जब आपके पास कम है तभी वो उसमें ज्यादा आते हैं। जब सभी के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में होगा तो वे बढ़ जाएंगे, उनकी नुकसान करने की क्षमताएं कम होगी, है नहीं? बढ़िया, उतना नहीं, बिल्कुल। ये भी अब हमने इनकी बात मान ली, जंगली जानवर से हम सुरक्षित हो गए कि जंगली जानवर नहीं है। कुछ जगह जंगली जानवरों का भी नुकसान है, हो सकता है आपके क्षेत्र में ना हो। पीलेपन का जो इसका गुण है, ये प्रजातीय ही गुण है।
हमारी आंखों को 38 जैसी वैरायटी का गहरा हरा रंग देखने की आदत है, हमें उसी के बराबर इसका रंग चाहिए, लेकिन डोज भी हम वही देते हैं जो 38 को दे रहे हैं। मेरा निवेदन है उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो बुआई के समय बेसल डोज के अलावा बाद में जो नाइट्रोजन दी जा रही है उसको छोटी छोटी मात्रा में तोड़ के दिया जाए। यदि 38 के बराबर दोगे तो यूरिया डालने के बाद भी पीलापन नहीं दिखाएगी, हरापन नहीं दिखाएगी। यदि डोज को कम कर दोगे निश्चित रूप से हरापन दिखाएगी। दूसरा, जो वैरायटियां अब आ रही है ये हाईली अर्ली मैच्योरिंग है। हाईली अर्ली मैच्योरिंग का मतलब होता है जो तापमान जैसे ही कम होना शुरू होगा ये पकनी शुरू हो जाएगी, उससे पहले जैसे ही अक्टूबर का समय आएगा इनकी पत्तियां नीचे की सारी पकती हुई चली आएगी, ऊपर की 4-6 पत्तियां ही हरी रहेगी, पीलापन लिए हुए। यदि आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हरापन, मैग्नीज जिसमें हो, मैग्नीशियम हो, वो हरापन का माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो हरा रंग कंपेरेटिवली ज्यादा बनेगा इसकी तुलना। इसलिए हर प्रजाति का अपना गुण है। इस वैरायटी के साथ में नरम वैरायटी है, सॉफ्ट वैरायटी है, बंधाई बेहद अच्छी चाहिए। यदि बंधाई अच्छी नहीं की और अच्छी गहराई पर डाल के मिट्टी नहीं चढ़ाई तो ये वैरायटी लोजिंग भी करेगी, गिर भी जाएगी। इसी के साथ दूसरी वैरायटी आ जाती है कोलक 14201 वैरायटी। वो ऐसी वैरायटी है जैसे पहले 84-36 वैरायटी थी, वो भी नई वैरायटी है। उसकी पत्तियां बिल्कुल खड़ी रहती है जैसे 84-36 की खड़ी रहती थी, लेकिन वो किसान के क्राइटेरिया में इसलिए सेट नहीं बैठती। इसकी पोलियां छोटी छोटी है, किसान को लगे 38 बराबर में खड़े होकर लगे तो दौड़ रहा है, छोटा। लेकिन वजन के मामले में सॉलिड केन होने के नाते वो उसके बराबर ही आ जाती है। उसमें कल्लों की संख्या ज्यादा है, पेटी का फुटाव भी ज्यादा है। तो इसलिए आप उस वैरायटी को भी जहां बंधाई की समस्या हो वहां पर आप 14201 को भी 0118 को भी लगाओ। मैं भी बताया उसकी पेटी फुटाव में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन यदि ये समाधान करेंगे, तापमान कम पे नहीं काटेंगे तो निश्चित रूप से पेटी उसकी भी अच्छी होगी। 0238 वैरायटी भी एक बार जब 2010-11 में आई थी, फिर बैक फुट पे चली गई थी। लोगों ने लगाने के बाद फिर छोड़ दी थी। 767 की आदत थी, हमें 1148 की पसंद नहीं आई। फिर दोबारा से फिर प्रयास करा गया तो फिर दोबारा से आई। और इस वैरायटी का गुण है जितनी कम दूरी पे लगाओगे उतना पतला गन्ना होगा। मेरे पास हर तीसरा फोन आता है, केवल तीसरा फोन इस बात का आता है, डॉक्टर साहब गन्ना मोटा कैसे? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली ये ऐसा क्षेत्र है, इन्हें लंबा करने की टेक्नोलॉजी सबको पता है। किसी से पूछ लो, उसी का गन्ना लंबा है। कैसे? खाता है पानी, खाता है, लंबा कर दिया। मोटा करके दिखाओ, मोटा करके दिखाओ। एक कभी यदि मोटा हो, जिसका मोटा होता है वो भी एक आध मुझे दिखाता है, कहना डॉक्टर साहब मेरे खेत में चलो मैं दिखाऊंगा मोटा, मगर चलो खेत में गए पेडी में मोटा दिखा रहा है, मैं कहता पेडी में मोटा दिखाओ। ये झुंड यहाँ पर खड़ा है, इसमें गन्ने मोटे हैं, इसके बाद 1 मीटर तक कोई झुंड ही नहीं है। तो उसको इधर न जगह मिल के इधर जगह मिल गई, वो झुंड मोटा हो गया, उसमें गन्ने मोटे हो गए, बहुत अच्छा। जहां लगातार झुंड हो और उनमें कल्लों की संख्या भी अच्छी हो, उनमें कोई गन्ना मोटा करके दिखाओ, क्योंकि दूरी कम है। ये सारी चीज इस पत्ती पर निर्भर है, इस पत्ती पर। किताबी भाषा में हम इसको सोल सिंक रिलेशनशिप बोलते हैं। ये भोजन बनाती है और पोरी को देकर अपना जीवन पूरा कर लेती है। हर एक पत्ती एक पोरी का निर्माण करती है। हर एक पत्ती जब वो पोरी का निर्माण करती है तो उस पत्ती के जो भी ताकत है वो पोरी को देकर अपना जीवन पूरा करती है। इसका भी जीवन चक्र है। हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, इसका जीवन चक्र क्या है? यही पत्ती है, यदि इसको धूप और हवा, तो देखो धूप और हवा कम मिलेगी तो ये पत्ती टेढ़ी होगी और छोटी होगी, और जब इसको दूरी ज्यादा मिलेगी ये पत्ती चौड़ी होगी, लंबी होगी, जिस कारण से इसमें भोजन ज्यादा बनेगा, जिस कारण से पूरी मोटी होगी और लंबी होगी। इस दूरी कितनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। दूरी का स्टैंडर्ड भी समय अनुसार दूरी परिवर्तन है, एक निश्चित दूरी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप 5 फीट पर ही गन्ना हो। एक बार का कहने का सिस्टम एक समय पर लागू नहीं है, समय अनुसार दूरी परिवर्तन। सितंबर का महीना है, सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोना है, 2 कूंड के बीच की दूरी 5 फीट। फरवरी मार्च में गन्ना बोना है, 2 कूंड के बीच की दूरी 4 फीट। और गेहूं काट के गन्ना बोना है, 2 कूंड बोने के बाद 1 कूंड छोड़। नियम क्यों, ये दूरी क्यों परिवर्तन हुई? वे साधारण बुआई वाले 26 इंच और 28 इंच वाले
अब जो ये दूरी परिवर्तन क्यों हुई भाई, 5 फीट क्यों, 4 फीट क्यों? ये तो रेजर यही बनाने पे रहे हम, कहीं 5 फीट वाला, कहीं 4 फीट वाला। हमारी तो नेचर ये है ना कि जो रेजर हम 3 कूद वाला लेके आए हैं, ट्रैक्टर के पीछे चलने वाला, एक स्टार के पीछे, एक स्टार के पीछे, एक बीच में, उसमें भी 6 रहती है, एक बोल्ट और अंदर को फिसल जा, एक में 55 कूद निकलते हैं, 56 निकल जाए, बीज और ज्यादा मिल जाए। दूरी, समय अनुसार दूरी परिवर्तन। सितंबर का महीना है, यही 0238 वैरायटी आप लगाओ। एक गन्ने में, एक आंख में पावर है, एक एक जगह पर 12-12, 13-13 फर्टाइल कल्ले देने की। यही वैरायटी है, फरवरी मार्च में लगाओ, तापमान का परिवर्तन आता है, वो एक जगह पर 5-6 कल्ले देगी। यही वैरायटी है, इसको गेहूं काटने के बाद लगाओ, एक जगह पर 1 या 2 कल्ले देगी, 3 देगी जगह। प्रजाति वही है, बीज वही है, समय वातावरण का परिवर्तन हुआ, ताकि मई जून में जब गेहूं काटने के बाद गन्ना बोते हैं, तापमान इतना ज्यादा होता है कि हम जबरदस्ती उसका जमाव करवाते हैं। हाई टेम्परेचर के कारण टीलरिंग फेज खत्म हो जाती है, बारिश आ जाती है, ग्राउंड ग्रोथ फेज चल जाती है, बढ़वार की अवस्था शुरू हो जाती है, तो वह टीलरिंग फेज बीच में से गायब हो जाती है। इसलिए समय अनुसार दूरी बढ़ती है। दिशा का भी प्रभाव है, दिशा का भी अंतर है। यदि आप साधारण बुआई की बात करेंगे तो दिशा पूर्व पश्चिम, क्योंकि हम हवा के वेग को ध्यान में रख के करते हैं। और नया कंसेप्ट प्राकृतिक खेती है, उत्तर दक्षिण हम उसमें करते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य को आधार माना गया है, उसके अंदर तक लाइट का रहेगा, वहां पे लाइट का रोशनी ज्यादा गहराई तक जाए, इसलिए उसमें प्राकृतिक खेती में उत्तर दक्षिण को कहा गया है। लेकिन हम यहाँ पर पूर्व पश्चिम इसलिए करते हैं क्योंकि वायु के वेग को हमें मुख्य आधार मानना है, हवाओं के वेग को, क्योंकि हमारा गन्ना लग्जूरियस क्रॉप है, लंबा बढ़ने वाला है। यदि हवाओं के दिशा में हमने उसको नहीं किया तो टक्कर मार के ज्यादा लोडिंग होगी, ज्यादा गिरने की प्रवृत्ति इसके अंदर। तो इसलिए किस समय बोया था? असोज में। जो यदि 4 फीट में भी बोया था, फिर भी बरीक खड़ा है, तो फिर उस मिट्टी की जांच करवाओ, उस मिट्टी में जीवाश्म कार्बन की जांच करवाओ। मोटा तो नहीं है, बस फिर हम जाके देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि मैं अपने खुद प्रैक्टिकली करता हूँ। मैं कृषि विज्ञान के, ये 18 का 4 फीट वाला ही है, ये बता रहे जी। नहीं, बिल्कुल आप बोले खेत में, मैं परिस्थितियां बताता हूँ, समय उसके अनुसार ही। 4 फीट वाले में भी आपका गन्ना लंबा बहुत है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवाश्म कार्बन उसका टेस्ट करा लो। लंबाई आपको मैंने पहले बताई है, लंबाई आपके एडिशनल इनपुट पर भी निर्भर करती है। आपने खाद और पानी के आधार पर आप उसको लंबा कर सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ, तो आपके खेत में जाकर देख लो, है ना। हाँ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसके संदर्भ में बता रहा था कि जो हम दूरी का, इसमें समय अनुसार दूरी परिवर्तन, जो मैं सितंबर का भी बोला ना, वो 5 फीट का बोला, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ जाएंगे तो गन्नों की संख्या ज्यादा होने के कारण भोजन का कंपटीशन आ जाएगा। और यदि आपने अर्थिंग अप, मिट्टी अच्छे से नहीं चढ़ाई है, तो गन्ना पतला ही हो जाएगा। अर्थिंग अप का मतलब है मिट्टी चढ़ा, मिट्टी थोड़ी चढ़ी है तो निश्चित रूप से गन्ना पतला होगा। उसको मैं लॉजिक बताता हूँ, देखो हर चीजें लॉजिक से सिद्ध होगी। आपका गन्ना खड़ा है, यहाँ पर इसमें 5 कल्ले बन गए, 8 कल्ले बन गए, 8 मिलेबल केन आपने बढ़ा दिया, कीड़ा बीमारी नहीं लगने दिया, लेकिन उसकी जितनी बढ़वार है उसके अनुसार खुराक कहां से खरीदेगा? वो खींचेगा, जड़ों से खींचेगा। मिट्टी आपने चढ़ाई नहीं, आपने उसको 3, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच गहराई पर बोया। इसको कोरिलेट करेंगे, कितनी गहराई पर गन्ना बोते हो? 4 इंच गहरा बोते हो? 3 और 4 है। और कोई किसान भाई बताएगा कितना गहरा गन्ना बोते हो? 4 से नीचे नहीं जाता, 1 फीट गहरा। अच्छा जी, जी नहीं, मैं 4 इंच वाले तो सभी होंगे, 5 इंच वाले, 4 इंच वाले, इतना वास्तव में। अरे बहुत बढ़िया बात, बहुत खुशी की बात। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी 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 हाँ जी हाँ अच्छा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बात। और कौन बोलेगा जी जी कालू का दिखा था जी कालू इसका क्या नाम जी मिलती से हाँ पंजाबी के हाँ। नाम है दर को तो जी जी आज के हाँ मेरा फोन सही चुका बहुत बढ़िया नंबर तो है कर लो बिल्कुल बिल्कुल बस है उसी को बहुत बढ़िया बात है। ऑर्गेनिक खेती है। आज पिट पे जाएंगे कीड़े बीमारियों का प्रकोप में उस चीज को अभी आगे कोरिलेट करेंगे। अभी हम गहराई से बातचीत करते हैं। गहराई पर जो आपसे मैंने सवाल पूछा उधर से पलट के वो इसीलिए पूछा है क्योंकि हम गहराई 3 इंच 4 इंच बता रहे हैं, वास्तव में गहराई 1-1.5 इंच है। 3 रेजर का कूंड निकलता है, उसमें 3 कूंड का रेजर जब चलाते हैं उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डालते हैं। हरे गन्ने के टुकड़े पर पैर रखा जाता है और जो नहीं रखता तो घर के बुजुर्ग है सबसे पहला काम ये है हरे गन्ने के टुकड़े पर पैर रखो ताकि सीधा रहे। सीधा क्यों रहे? क्योंकि बाद में पाटा लगेगा, उखड़ेगा नहीं। और जब पाटा लगेगा, पाटा लगने के बाद उसको मिट्टी हटा के देखो, यदि 2 उंगल से ज्यादा 3 सेंटीमीटर से ज्यादा मिट्टी है तो जमता नहीं है। 4-5 उंगल मिट्टी हो गई है तो 2 उंगल मिट्टी है और उस पे आप कहते हैं अर्थिंग आप अच्छे से नहीं की है तो 2 उंगल मिट्टी में वहां पर जड़ें बनती है तो हार्डली उसकी जड़ें 3-4 इंच गहराई तक जा सकती है और उनमें जड़ों की संख्याएं कम रह जाती है। ट्रेंच वाले पे भी आऊंगा। अब मैं इनके उसको कोरिलेट करना चाह रहा था कि 2-3 इंच गहरा गन्ना बोया, उसमें से 50 जड़ें निकली और आपने अर्थिंग अप नहीं करी तो वे 50 जड़ें ही भोजन ले रही है, बाकी पौधे को लंबा करने के लिए आपने यूरिया का इस्तेमाल कर दिया है। और यदि आपने अर्थिंग अप कर दी, मिट्टी चढ़ा दी, उस कूंड पर मिट्टी चढ़ गई। गन्ना किताबी भाषा में C4 प्लांट है या मैं किसान की भाषा में आ जाऊं तो गन्ने में जहां पर भी गांठों पर मिट्टी लग जाएगी वहीं से ही जड़ें निकाल देगा। नीचे 50 जड़ें थी जो जमीन के पास की गांठें होती है, नजदीक होती है, पोरियां छोटी छोटी। आपने मिट्टी चढ़ा दी 5-6 इंच और 50 जड़ें पहले से निकली थी, 3 गांठें गई, उनमें से 30 जड़ें और निकली। 80 जड़ें जब भोजन लेगी तो सारे गन्ने मोटे बनेंगे और बराबर के गन्ने बनेंगे। मेन है जमीन में से उस जो पत्ती में फैक्ट्री है उसके लिए कच्चा रॉ मटेरियल तो जड़ों के माध्यम से ही वहां तक जाना है और जितना जड़ों को वहां अर्थिंग आप मिट्टी आप चढ़ा देंगे उतना ही ज्यादा लाभकारी होगा। गहराई का ट्रेंच का, अब गहराई का भी दूसरा काम है। ट्रेंच में भी हमें ये लेके चलना है कि हमें ट्रेंच की गहराई कितनी हो, वो उतनी गहराई हो जितना आपका खेत तैयार है। मैं 2012, 13, 14 में बिजनौर में रहा हूँ तो वहाँ पे जब हमने शुरू में ट्रेंच की शुरुआत की तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ वहाँ पे होती थी, 500-600 लोगों की, 1000 लोगों की। तो जब हमने वहाँ पे शुरू करी तो हमने वहाँ बताया अगर ट्रेंच विधि से गन्ना लगाओ, तो ट्रेंच विधि से उन्होंने शुरू किया। अब शुरू में ट्रेंचर कम थे तो शुगर फैक्ट्री ने किसी को दे रखे थे, वो वहाँ पे ट्रेंच निकालते थे। उस किसान ने बड़ा अच्छा खेत तैयार किया, उसके पास ट्रैक्टर था, उसका बड़ा अच्छा खेत तैयार किया उसने। फिर वो ट्रेंचर बुलवाया किराए वाला, उसने उससे कूड़ निकलवाए और कूड़ निकलवाने के बाद उसमें गन्ना बुआई कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरे पास फोन आता है, 1-1.5 महीने बाद, कल लगा डॉक्टर साहब वो जो नवी विधि आपने बताई थी दूर दूर से बोने वाली, गहरे से वाली, वही करवाई थी ट्रेंच वाली, और उसमें तो कल्ले ऐसे निकले जैसे पीले पीले। मेरा वाला साथ वाला ठीक निकल रहा है, वे तो बड़े मरे ऐसे निकले। बड़ी समस्या हुई तो कहा तो समय नहीं, 1-2 दिन के बाद आऊंगा देखता हूँ। तो मैं गया, देखा वास्तव में भाई उन्होंने ट्रेंच में गन्ना बोना, टाइम मिट्टी की कमी कर रखी है। उससे पूछा भाई कैसे कैसे किया,
क्या लगे मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैंने इसे खेत तैयार किया, फिर मेरे पास रेजर नहीं था, मिल में से जिसका वो था उससे किराए वाले से रेजर से कूड़ निकला। क्या परिस्थिति हुई? ट्रेंच ठीक है, मेथड ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया? परिस्थिति में परिवर्तन ये आया, जिस ट्रैक्टर से खेत तैयार था वो था 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर, और जिससे कूड़ निकला वो 35 हार्स पावर वाले से कूड़ नहीं निकल रहा, ट्रेंचर था 55 हार्स पावर वाले। वो उसने खेत तैयार 7-8 इंच गहरा और 55 हाथ पावर वाले ने कूड़ निकाल दिया 9 इंच गहरे, तो पीली मिट्टी पर ले जाकर गन्ने का टुकड़ा रखा गया। अब परिस्थिति था पीले वाला कल्ला ही निकलना था, क्योंकि जब जड़ें निकलेगी तो चारों तरफ भोजन तो चाहिएगा, और भोजन पीली मिट्टी है तो वहां पर पोषक तत्व नहीं मिले। अब परिवर्तन क्या है? जिस खेत में जिस ट्रैक्टर से कूड़ खेत तैयार किया गया हो उसी ट्रैक्टर से कूड़ निकालो। यदि आपका खेत 8 इंच गहरा तैयार है तो 6 इंच गहरा कूड़ निकालो, यदि 6 इंच गहरा तैयार है तो 5 इंच गहरा कूड़ निकालो, उसको नीचे 1-2 इंच उपजाऊ मिट्टी नीचे रहने दो। अब इस गहराई की पूर्ति कहां से होगी? इस गहराई की पूर्ति करो मिट्टी चढ़ाकर, अर्थिंग अप करके, ताकि हम जड़ों का दायरा उसको उतना ही बढ़ा दे, मिट्टी चढ़ाकर उसकी पूर्ति हो। बेड के ऊपर गन्ना, वो बेड बनानी पड़ेगी। यदि बेड के ऊपर गन्ना बोओगे तो जड़ें उथली रह जाएगी। आप कूड़ में गन्ना बोओगे, उसको मिट्टी चढ़ा के बेड बनाओ। यदि आप बेड पे गन्ना बो रहे हैं तो इसमें क्या होगा भाई, आपने बेड के ऊपर गन्ना बोया तो गन्ना ऊंचाई पे होगा, पानी आपने जड़ों में लगाया, वहां पर प्रारंभिक अवस्था में नमी पूरी नहीं पहुंचेगी, जिस कारण से गन्ने के साथ अंतर आता है। देखो गेहूं है, धान है, अन्य फसलें हैं, वो बेड प्लांटिंग में उनका लाइफ साइकिल भी छोटा है, पौधे की पावर भी टिलर्स, नंबर ऑफ टिलर्स ज्यादा होते हैं, पौधे को कम आवश्यकता है। अब 10 फीट 12 फीट लंबी लाठी और वह 1 इंच गहरी मिट्टी में आप दबा दो, फिर कहो भगवान गिरे ना, है नहीं? गन्ने की 1 मीटर तक जड़ें उस दशा में जाती है जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसे पानी की अवेलेबिलिटी गहराई पर कराओगे, और वे जड़ों के रेशे जो प्राइमरी रूट्स होती है और सेकेंडरी रूट्स होती है, एक प्राइमरी रूट्स है जो पौधे को ताकत देने का भी काम करेगी, उसको खड़ा रखने का भी काम करेगी। सेकेंडरी रूट्स है जो भोजन की खुराक की आवश्यकता के लिए गहराई तक चली जाएगी, लेकिन वो आपको गन्ने को रोकने के लिए उतना ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी, और फिर पतला रह जाएगा। फिर मुझे जी पहले साल थारे हिसाब तो हुआ था, ऐसा हुआ नहीं जैसा तुमने बताया था। पहले साल थारे हिसाब तो हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। हमारा अपनी विधि का ही बढ़िया हुआ, अपनी विधि का। मैं उसी पे आता हूँ, आपकी विधि में हमारी विधि में ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप वाली विधि और हमारे वाली विधि में छोटे छोटे परिवर्तन है। अब चीजें उनका 8 फीट पे भी अच्छा हो रहा है। मेरे सेंटर में मेरा खड़ा है कृषि विज्ञान केंद्र शामली में, मैं वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ, और वहां पर मैंने गन्ने की ट्राल लगा रखी है ट्रेंच मेथड में 6 वैरायटी 5 फीट पर। वहीं मैंने रिंग पिट में भी गन्ना लगा रखा है, जो आज की डेट में 16-17 फीट का गन्ना तैयार खड़ा है केवीके में, कृषि विज्ञान केंद्र शामली में। अब मैं टेक्नोलॉजी में ये मेरे वहां पे गन्ने में आप जाकर देखोगे कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पूरे जिले में या मेरे पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। बात चीजें हैं किस टेक्नोलॉजी में किस समय किस चीज की आवश्यकता है। आप बेड के ऊपर गन्ना बोएंगे, बंधाई कर देंगे, यदि उसका रूट जोन अच्छा डेवलप नहीं होगा, जो उसकी ऊपर की हमने जड़ें उसमें दबवाई थी, उनसे जो जड़ें निकलेगी वे उसको मोटा करने का काम करती है, न्यूट्रिशन अपटेक करने का। मीलेबल केन, मील में जाने योग्य गन्ने बनाने का काम करती है। कोई भी कल्ला छोटा नहीं रहेगा, सारे बराबर के गन्ने बनेंगे उस मिट्टी चढ़ाने से। ये लाभ है सर जी 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 हाँ हाँ। कितना बड़ा गन्ना था? 12 फीट का। आपने प्रारंभिक अवस्था नहीं देखी होगी इसकी, प्रारंभिक। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने रिंग पिट में जो गन्ना बो रखा है उसमें इतनी मिट्टी है फिलहाल, जमीन स्तर से इतना ऊंचा है, लेकिन मैंने वो पहले 1 फीट गहरा बोया था। रिंग पिट का 1 फीट गहरा था, अब मिट्टी आने के बाद वो 1 फीट 6 इंच उससे ऊंचा है। तो अब जो वर्तमान में किसान देखेगा वो कहेगा क्या लगेगा, इन्होंने तो चबूतरे में बो रखा है, ये तो अच्छा खड़ा।
है ना। टेक्नोलॉजी तो लेकिन रिंग पिट से शुरू थी वहां अंदर से, अब उसका परिवर्तन रूप। ऐसे ही मैं ट्रेंच को कह रहा हूँ, ट्रेंच में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, आप इसे हमने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, चीजें हमारे पास पूरे संसाधन नहीं थे, इसलिए हमें उन चीजों में दिक्कतें आई। अदरवाइज दूरी का बहुत बड़ा रोल है। मेरा ट्रेंच का मतलब गहराई से कम हो गया, अब दूरी से ज्यादा है। दूरी आप उसमें जितनी बढ़ा देंगे उतना फायदेमंद है। बहुत सारे फैक्टर है। एक वेस्टर्न यूपी का क्लाइमेट है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का वातावरण है। एक माइक्रो क्लाइमेट है जो आपके हर एक के खेत का अलग अलग है। सूक्ष्म क्लाइमेट, सूक्ष्म वातावरण। उदाहरण के लिए गर्मी का मौसम है, आपका गन्ना बड़ा बड़ा है, आप उस खेत में घुसते हैं, बगैर पानी लगाए आप उस खेत में घुसेंगे तो अलग फीलिंग आएगी, और यदि आप उसमें पानी लग जाएगा तब उसके बाद घुसेंगे तो अलग फीलिंग आएगी। गन्ने में अंदर घुसते हैं तो अलग महसूस होगा। क्यों अलग महसूस होता है गन्ना, तो बोलिए अलग होता है महसूस दोनों परिस्थितियों में या नहीं। वो माइक्रो क्लाइमेट है, वो पौधे की ऊंचाई तक का वातावरण उस खेत का अलग बना हुआ है। उस खेत के बाहर ही आपका अलग वातावरण है, उस खेत के अंदर वाले वातावरण के आधार पर ही कीड़े बीमारियों का प्रकोप चलता है। ये जो 2.25 फीट पर गन्ना बोया है, 2-2.25 फीट पर, इसी के कारण टॉप बोरर की प्रभाव ज्यादा हो गया है, क्योंकि सारे गन्ने की पत्तियां आपस में मिली रहती है, हम ऊपर स्प्रे करते रहते हैं, नीचे वो कीड़ा अपनी चीनी बनाने पर लगा रहता है। जब 3-3.5 महीने के बाद ही सारी पत्तियां आपस में मिल जाती है, जैसे ही टिंडरिंग भेज जाती है वे सारी पत्तियां आपस में मिलनी शुरू हो जाती है। वो जो कुछ हाँ बिल्कुल नु कहूँ जी, इसे तो हम 16 पूछा लेंगे, पर तुम इसे गिराने का जाम करो, पर्ची तो 50 कुंटल पे लगा रखी 3। हाँ कहाँ गिरेंगे सर, भी बता दो। ये साहब बैठे तो पूछ के बता दो। इसे तो हम कर लेंगे अपने साहब, तब पुराना माने हमारी बात का हम पूरा बता लेंगे, मैं आज 16 निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, आपका सही मैं सहमत हूँ। इनता ही पूछ जो गिरोगे कहाँ। हाँ जी, इनता नु पूछ लो गिरेंगे कहाँ जी हाँ, जम के कुकर आओगे। अब जा देखो, पहले मैं उनके वाली बात में जवाब दूं, फिर आप बोलेगा मैं दूंगा। हाँ जी हाँ बताओ। घुटने तक मिट्टी में दबा दिया पहले ही। 1 फीट गहरा कुंड बनाने का मतलब, 1 फीट गहरा रिंग पिट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 फीट गहरे में कांची धर के और लेबल कर दिया। 1 फीट गहरे का मतलब है उस गहराई तक हम जमीन को उपजाऊ बना के वहां पर लंबा हो जाएगा वाटर, मतलब वार्ता लंबी हो जाएगी। मैं इसलिए संक्षिप्त में समझाता हूँ। जो 1 फीट गहरे रिंग पिट की बात करो या 1 फीट गहरी ट्रेंच की बात करो, जो रिंग पिट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 फीट गहरा मैंने गड्ढा बनाया, उसके अंदर गन्ने की बुआई की, उससे 1 फीट गहरा गड्ढा बनाने के बाद उसमें नीचे हमने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी उसके लिए आवश्यक है वो डाल दिया, और जब गन्ने का टुकड़ा बोया उसके ऊपर मिट्टी मात्र 1 इंच 2-3 सेंटीमीटर मिट्टी की जाती है, जब वो जमाव करके आ जाता है, हल्की सिंचाई उसमें की जाती है। चीजें लिंक करती है उसके साथ। मिट्टी कब उसमें आती है, जब वो टिलरिंग फेज कल्ले देने की अवस्था पूरी कर लेता है, तब उसके बाद उसमें मिट्टी भरी जाती है। अब दोनों तरफ से खुदाई होकर मिट्टी उसके अंदर आ जाएगी, वो ऊपर पड़ना शुरू होगा, फिर मिट्टी उसके अंदर आ जाएगी। यदि हम ये सोचे कि एक दिन में गड्ढा खोदा, गन्ने का टुकड़ा था पर सवाल ही पैदा, मैं तो 2 उंगल से फालतू को गहराई बता रहा हूँ, वहां तो 1 फीट गहरा है, वो तो जम के आने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, पर्ची का बता दो। पर्ची का समाधान ये है, पहले तो मैं निवेदन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोगों का पेमेंट ठीक चल रहा है, नहीं तो मैं तो सबसे पहले 2 ही निवेदन करूँ कि जो भी आपके मन में प्रश्न हो वो पूछ लो, और मिल के पेमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पेमेंट पहले से ही अच्छा है, इसलिए दूसरा निवेदन इसलिए। अब समस्या है तो सब जगह है, अब जब पर्ची को आ गई, पर्ची का समाधान यो है, आप उत्पादन बढ़ाओ और दूरी बढ़ाओ, 8 फीट पर आ जाओ, बीच में को सारी फसल लो और 50-60 कुंटल का ही लो गन्ना, और गेहूं धान गन्ना, वो गेहूं धान सब लो बीच में। क्या बोल रहे हैं, 100 कुंटल हो जाने की, 60 पर हो, 8 फीट में, और खूब गेहूं और बाजरा जवाब सब हो। एक बार बताओ, 60 तो हो रहा, लेकिन 60 के अलावा तो कुछ नहीं हो रहा, समस्या तो वहां है। नहीं
अरे आप समझे नहीं, आप नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, आप उसकी मूड़ी पे मत जाओ, उसकी गाजर पे मत जाओ, आप अपने गेहूं का हो, आप मेट पर गन्ना लगाओ और बीच में वो गेहूं हो, सरसों बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे आप वार्ता को इतनी लंबी कर दूंगा, मैं फिर घुमा फिरा कर ले जाऊंगा। मैंने अपने सेंटर में गन्ने के साथ में सरसों बोई थी, 1 कुंटल के हिसाब से सरसों खड़ी, और आज की डेट में वो गन्ना लगभग 15-16 फीट का तैयार खड़ा है। मैं जब आप सारे एक दिन में सारा ज्ञान ले लोगे तो लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए कहा मैं उसकी भी तकनीक बताऊंगा, कौन सी फसल गन्ने के साथ सह फसली में अच्छी होती है। क्रमबद्ध है, पहले नंबर पर गन्ने के साथ सह फसली में आपकी सरसों होती है, आलू होता है, उसके बाद गेहूं और जो चना और ये अन्य दलहनी फसलें हैं, उनको गेहूं और चने को मैं दूसरे तीसरे नंबर पर रखता हूं, क्योंकि सबसे अच्छे रिजल्ट किस किस कंडीशन में आ सकते हैं। आलू के साथ में सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, हल्की सिंचाई होती है। दूसरा, सरसों के साथ में सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, 6-7 हजार रुपए कुंटल का रेट है। मत बोलोगे हूँ सरसों बोलो। मेरा भाई उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को फंसाया जाए, आपका उद्देश्य ये जरूर है कि मुझे फंसा कर खड़ा कर लो, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। नहीं मतलब आपका सवाल पूछने का जो वो रहता है, मजाक करने की बात। हाँ जी, जी जी, और या और फसल बुआ ले जो कोई सी घरवा ले सही बात है। और मजदूर भी नहीं चाहोगे, फिर कहाँ से लाऊंगा मजदूर? बिल्कुल बिल्कुल, इस गन्ने को नहीं चुग रहे, इस गन्ने को लगाओ। मैं तो जहाँ तक भी होता है मैं तो गन्ने के फेवर में हूँ, केवल गन्ना और गन्ना। 8 फुट पे बोक है। हाँ जी, फिर देख रहा किसान भाई हाँ वो जैसा वही है ट्रैक्टर दबाने वाला। चलो मुद्दा बदल गया भैया, चीजों पे ठीक से उसको आ जाओ, नहीं तो समझ आता हूँ इसमें भी आऊंगा जी। देखो आप तो समझदार हैं, खेती बहुत टाइम से कर रहे हैं, और रहा जहाँ तक यदि देखो किसी भी चीज को एक संक्षिप्त में समझ लो, और जब बाद में बात हो ना वो पूछ भी लो, जिससे काम भी पूरा हो जाए और आपकी बात का समाधान भी हो जाए। कोई चीज परफेक्ट नहीं हिंदुस्तान में, कोई भी साइड, कोई भी बात अच्छी या खराब, सब खराब। बात ये है कि हम यहाँ आए गन्ने की खेती के बारे में डॉक्टर साहब के अनुभव को लेने के लिए, जो ये सीखते हैं करने से, और आप तो रोज करते ही हो, आपको तो बहुत ज्ञान है ही। कुछ डॉक्टर साहब से सीख लो, कुछ आपके पास है उसे मिला लियो, कुछ फायदा ही हो, ठीक है ना। और कोई सब जरूरी थोड़े है तुम अच्छी लग रहा, किसी को नहीं लगी आज तक भाई, कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी बात में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सब एक हो। और फिर मैं भी कुछ थोड़ी सी बात बताऊंगा, मैं 5-4 मिनट में बताऊंगा, बस डॉक्टर साहब लंबी बता रहे हैं और आपकी सारी बातों का समाधान करके जाएंगे, चिंता न करो, आराम से। हाँ जी, इस बीमारी के इलाज पे जा रहा था घुमा फिरा कर, इसीलिए दूरी बढ़ा रहा, क्योंकि कोई भी दवाई काम नहीं कर रही जब तक आप पूरा वातावरण उसके अनुसार नहीं कर। कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए शुरू से ही चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। मैं यही से लेकर आ रहा था, ये फसलें ये बढ़ती चली जाए तो चीजें बदल जाए। तो भाइयों किसान गोष्ठी सम्मेलन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और मिलते हैं नहीं किसी वीडियो में, तब तक के लिए से भाइयों को राम राम, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।